नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम पिछड़ी जातियों की राजनीति के आसपास चल रहे घटनाक्रम पर बातचीत करेंगे। जी, रोहिणी कमीशन ने पिछले हफ्ते अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी और उसमें उसने पिछड़ी जातियों को मिलने वाले रिज़र्वेशन के वर्गीकरण की बात की और इसके आसपास और कई घटनाक्रम हुए हैं जिनके बारे में जो अलग-अलग पहलू हैं, उसको समझने का प्रयास हम आज प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे से करेंगे। अभय सर नमस्कार। ये जो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें ये कहा गया है कि जो ओबीसी रिज़र्वेशन मिलता है, उसमें पिछड़ी जातियों में सब कैटेगराइज़ेशन हो या उप-श्रेणीकरण हो। तो क्या यह एक ऐसी सिफ़ारिश है, जो पिछड़ी जातियों की राजनीति को नए सिरे से प्रभावित कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। और इस सवाल आपका छोटा-सा है, लेकिन इसका जवाब मैं थोड़ा लंबा दूँगा और थोड़ा-सा इतिहास में भी जाऊँगा। इतिहास में इसलिए जाऊँगा कि अभी आजकल जो एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं नीरजा चौधरी, उनकी बिल्कुल नई पुस्तक है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड आई है और उसके ऊपर उनके इंटरव्यूज़ भी प्रकाशित हो रहे हैं और उस पुस्तक में बड़ी दिलचस्प जानकारियाँ हैं। अपने एक इंटरव्यू में नीरज चौधरी ने टिप्पणी की है कि अगर वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार न की होती, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू न की होती, तो भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण बनिया पार्टी ही बनी रहती। ये उन्होंने लिखा। अब देखिए, हम जानते हैं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़े पैमाने पर ओबीसीकरण हुआ है, खास तौर से उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत में। और आज भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण बनिया पार्टी नहीं रह गई है। तो नीरजा चौधरी ये कहती हैं कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, उसके बाद में एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई जिसको कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी नेता, कोई भी विचारधारा पलट नहीं सकती थी। उससे ओबीसी का एम्पावरमेंट, पिछड़ी जातियों का सशक्तिकरण इतने बड़े पैमाने पर हुआ और उसका राजनीतिकरण इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि उससे देश की राजनीति पूरी तरीके से बदल गई। तो देश की राजनीति तो वीपी सिंह के इस कदम से बदल गई थी। सवाल यह है कि उस कदम के में खामियां कौन कौन सी थी। हम लोग उन खामियों के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। हम लोग जानते हैं जिस वक्त वीपी मंडल अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, तो मंडल कमीशन के एक दलित सदस्य थे, इनका नाम था आरएल नायक। आरएल नायक ने वीपी सिंह से कहा कि आप जो भी पिछड़ी जातियों के लिए रिजर्वेशन तय करना चाहते हैं, उसको अभी से पिछड़ी जातियों में 2 श्रेणियां बना दीजिए। एक उनकी श्रेणी रखिए जो कि भूमिधर हैं, यानी जो कि लैंडेड पीजेंट्री है, जो किसान है, जिनके पास जमीनें हैं। एक उनकी श्रेणी बना दीजिए और एक उनकी श्रेणी बनाइए, एक काश्तकारों की श्रेणी बनाइए और एक उनकी श्रेणी बनाइए जो कारीगर जातियां हैं, पिछड़ी जातियां। क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति जो भूमिधर जातियां हैं, उनके मुकाबले बहुत खराब है। और रिजर्वेशन का जो प्रतिशत आप जिसकी सिफारिश करने जा रहे हैं, उसको भी 2 हिस्सों में बांट दीजिए, ताकि ये पहले से तय हो जाए कि भूमिधर जातियों को कितना आरक्षण प्राप्त होगा और कारीगर जातियों को कितना आरक्षण प्राप्त होगा। बीपी मंडल उनकी बात का खंडन तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी बात सच्चाई पे टिकी हुई थी, लेकिन उन्होंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि मुख्य तौर पर वो भूमिधर पिछड़ी जातियों के नुमाइंदे थे और उन्हीं के हितों की पूर्ति के लिए वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इस्तेमाल करना चाहते थे। वीपी सिंह ने भी जब उनकी सिफारिश मानी, तो आरएल नायक ने अपना असहमति पत्र दिया, नोट ऑफ डिसेंट लगाया, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर आज तक लगा हुआ है, वो वहां पर मौजूद है। तो जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार की, उस वक्त भी उन्होंने आरएल नायक द्वारा दिए गए असहमति पत्र का ख्याल नहीं किया। अगर वो चाहते तो उसी वक्त वो रिपोर्ट को, उनकी सिफारिशों को सिद्धांत स्वीकार करते हुए कारीगर जातियों और भूमिधर जातियों के बीच में आरक्षण का बंटवारा कर सकते थे। अगर उस वक्त उन्होंने कर दिया होता तो आज रोहिणी कमीशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती और आरक्षण के लाभ केवल भूमिधर जातियों तक ही सीमित नहीं रह जाते और अति पिछड़े या मोस्ट बैकवर्ड या एमबीसी जैसी कोई कैटेगरी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि संविधान के जरिए पहले से ही उनको आरक्षण के लाभ मिल रहे होते। एक प्रतिशत उनका तय होता, कुछ ना कुछ तो उसका फायदा उनको जाता ही। तो मैं इस इतिहास का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अगर ये गलती पहले ही सुधार ली जाती, पहले बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के स्तर पर इस गलती को सुधारा जा सकता था, फिर वीपी सिंह के स्तर पर इस गलती को सुधारा जा सकता था। इसके बाद भी बहुत से नेता हुए,
उस स्तर पर उन गलती को सुधारा जा सकता था, लेकिन इस गलती को नहीं सुधारा गया। तो मैं कुल मिला के मैं कहना ये चाहता हूं कि रोहिणी कमीशन जो करने जा रहा है, उसकी जरूरत और आधार पहले से मौजूद था। यहां तक कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करते समय वीपी सिंह ने जो कर्पूरी ठाकुर ने किया था बिहार में, उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया। कर्पूरी ठाकुर ने भी तो सब कैटेगरीज बनाई थी, उसकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो कुल मिलाकर मंडल कमीशन की रिपोर्ट, यानी जो पेश की गई सरकार के सामने, जिसमें आरएल नायक की सिफारिश का ध्यान नहीं रखा गया, और वीपी सिंह ने इसको जिस तरह स्वीकार किया, वो भूमिधर ओबीसी जातियों की राजनीति को पुष्ट करने की कार्रवाई थी। उसमें ओबीसी समाज के जो की कारीगर जातियां थी, जो ज्यादा गरीब थी, अधिक विपन्न थी, जिन्हें विशेष सुविधाओं की अधिक आवश्यकता थी, उनके हितों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। तो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट मैंने नहीं पढ़ी है, उसकी सिफारिशें ठीक क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन मोटा मोटा अंदाजा मैं लगा पा रहा हूं, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट उन कमियों को दूर कर सकती है, उन कमियों को रेखांकित करके सामने ला सकती है, और आरक्षण के लाभों में बंटवारा करके उन जातियों तक, उन बिरादरियों तक, उन समुदायों तक आरक्षण के लाभ पहुंचा सकती है जो कि अभी तक नहीं पहुंचे थे। जी। आपने जो ये बीपी मंडल की बात की, वो थोड़ी रोचक इसलिए हो जाती है, क्योंकि जिस समय बीपी मंडल अपनी रिपोर्ट पे काम कर रहे थे, उसी समय कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश को बिहार में लागू किया था। तो जी, शायद जी। उससे सबक ले सकते थे, लेकिन जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वह बात बिल्कुल नहीं ज़्यादा लिया सही गया। है। हाँ, हाँ, देखिए, ये तो मंडल कमीशन की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण कदम था। अगर ईमानदारी से मंडल कमीशन की जांच पड़ताल होती, और ईमानदारी से जो जांच पड़ताल में उन्हें तथ्य प्राप्त हुए थे, उन तथ्यों का इस्तेमाल किया जाता और समग्र पिछड़ी जातियों को लाभ पहुंचाने की, या उनके सामाजिक और शैक्षिक और राजनीतिक सशक्तिकरण का विचार मन में होता, उसके प्रतिबद्धता होती, तो आज आरक्षण की नीति की जो दुर्गत हो रही है, वो दुर्गत भी नहीं होती। देखिए, जो कारीगर जातियां हैं, आधुनिकता, बाजार और प्रौद्योगिकी के कारण उनकी बहुत खराब हालत है। वो केवल छुआछूत की शिकार नहीं है, बाकी सब कुछ उनकी स्थिति वैसी ही है जैसी कि दलित समाज की स्थिति होती है। तो ये जो हुआ है, ये एक तरह से देखा जाए तो उसको एक सामाजिक क्रांति का दर्जा दिया जाता है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को और उसको लागू करने को। लेकिन वो एक सीमित किस्म की सामाजिक क्रांति थी, और एक ऐसी सामाजिक क्रांति थी जिसने न केवल एक हिस्से का सशक्तिकरण किया, बल्कि दूसरे हिस्से का दुर्बलीकरण किया। उसको स्थायी रूप से विपन्न और दुर्बल की श्रेणी में रहने के लिए अभिशप्त कर दिया। और इससे जो पिछड़ी जातियों की राजनीति है, क्या खुद से इस दिशा में आगे बढ़ चुकी है? यानी कि अब उसके भीतर से ये आवाज़ आ रही है, क्योंकि जब बाहर से आवाज़ आती है, जो लोग आरक्षण से या पिछड़ी जातियों से जुड़े हुए नहीं हैं उनकी तरफ से, तो ये कहा जाता है कि हमारी एकता को तोड़ने का काम हो रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है देखिए, कि राजनीति बदल जब चुकी है? बहुत दिन तक पूरे 90 के दशक में, भाई 1990 में वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार की। पूरे 90 के दशक में सामाजिक न्याय के सिद्धांत के नाम पर पिछड़ी जातियों की राजनीति सशक्त होती रही, और उसने हिंदुत्ववादी राजनीति का मुकाबला किया। पिछड़ी जातियों की राजनीति पिछड़ी जातियों के नेता भी करते थे, और दलित मायावती, कांशीराम ने भी उस राजनीति को किया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो कमजोर जातियां थी, संख्या बल में कमजोर थी, आर्थिक रूप से कमजोर थी, जिनकी आरएल नायक ने सिफारिश की थी, उनका कोई ख्याल नहीं रखा गया। लेकिन वो फिर भी मजबूत पिछड़ी जातियों को, जिनमें यादव थे, जिनमें लोधी थे, जिनमें शाक्य थे, इन सबको वोट देती रही। धीरे जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय क्षितिज पर उभार हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को समझा कि समस्या कहां पर है, और भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर से इन जातियों के नेताओं की तरफ ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे इन जातियों की भी अलग पार्टियां बनने लगी। जैसे अब निषादों की पार्टी है, अब राजभरों की पार्टी है। भाई, राजभरों को और निषादों को अपनी पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी कि यादव प्रधानता वाली या लोधी प्रधानता वाली जो राजनीति थी, उस राजनीति में उनके लिए कोई स्थान नहीं था। तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उन्होंने इन जातियों के साथ सौदेबाजी की। न केवल इन जातियों के साथ सौदेबाजी की, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी सौदेबाजी की।
तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो एक अभूतपूर्व चुनाव जीता, अगर उस चुनाव का मतदान के लिहाज से उसका अध्ययन किया जाए, तो आप पाएंगे कि जो अति पिछड़ी जातियां थी, यानी छोटी छोटी बिरादरियां थी, इन बिरादरियों के वोटों का एक इंडेक्स बना, जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में जो एक लेख प्रकाशित हुआ था, मैं उस लेख का जिक्र कर रहा हूं, उसमें एक इंडेक्स बनाया गया था। और उस जो ये जो इंडेक्स था, ये इंडेक्स जैसे ही भाजपा के ऊंची जातियों के जन आधार के साथ मिला, वैसे ही जो हिंदू एकता थी वो 45 से 50% के दायरे में पहुंच गई, और फिर भाजपा को उत्तर प्रदेश में हराना तकरीबन नामुमकिन हो गया। आप देखिए, भाजपा, नीरजा चौधरी कह रही हैं, उसमें मैं अपनी तरफ से कुछ बातें और जोड़ रहा हूं। नीरजा चौधरी कह रही हैं कि अगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की जाती तो भाजपा एक ब्राह्मण बनिया पार्टी ही बनी रहती। क्योंकि भाजपा को उसके दबाव में अपना ओबीसीकरण करना पड़ा, और उसने पाया कि ओबीसीकरण करने के बावजूद भी कुछ ओबीसी जातियां हैं उसको समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो समाजवादियों द्वारा पहले ही उनका राजनीतिकरण कर दिया गया था, और वो भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तैयार नहीं थी, खासतौर से यादव जाति। तब फिर भाजपा ने उन जातियों की तरफ ध्यान दिया जो ओबीसी तो थी, लेकिन भूमिधर जातियां नहीं थी, लैंडेड पीजेंट्री नहीं थी, और उनकी उसने गोलबंदी करनी शुरू की। आज आप देखते हैं कि भाजपा के अंदर बहुत से नेता ऐसे आपको मिलेंगे जिनके जो जाति सूचक नाम हैं, वो ऐसे हैं जिनको हम लोग आमतौर पर राजनीति में सक्रिय नहीं देखते। ऐसी बात नहीं कि यादव लोग भाजपा के अंदर नहीं है, लोधी बिरादरी में तो भाजपा की जनसंघ के जमाने से ही पकड़ है, ऐसी बात वो है। शाक्य बिरादरी में भी भाजपा की जनसंघ के जमाने से पकड़ है, लेकिन बड़े पैमाने पर जब तक शूद्र कही जाने वाली पिछड़ी जातियों का एक बड़ा हिस्सा भाजपा की तरफ नहीं आता, तब तक वो हिंदू एकता नहीं बना सकते थे। तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट द्वारा डाला गया दबाव, हिंदू एकता बनाने के विचारधारात्मक आग्रह, और पिछड़ी जातियों का जो नेतृत्व था उसके द्वारा कमजोर पिछड़ी जातियों की गई उपेक्षा, इन सब ने भाजपा की राजनीतिक सफलता के लिए जमीन तैयार की। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा-सा प्रश्न ये करना चाह रहा था कि जो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला था, फिर भी वो एक ऐतिहासिक फैसला इस लिहाज से था कि उसी ने वो ज़मीन तैयार की जिससे आज ये सारी प्रगति हो रही है, ये हम कह सकते हैं? जी, एक नहीं, हर फैसला ऐतिहासिक। अब देखिए, जिस फैसले का राजनीति के ऊपर दूरगामी असर हुआ, उस फैसले को तो ऐतिहासिक कहा जाएगा, लेकिन उसकी जो ऐतिहासिकता थी, उस ऐतिहासिकता की प्रकृति क्या थी, इस पर भी तो गौर किया जाना चाहिए। उस ऐतिहासिकता में काफी नकारात्मकता मौजूद थी, उस ऐतिहासिकता में एक तरफापन मौजूद था। मतलब बीपी मंडल को पिछड़ी जातियों की राजनीति का खुदा नहीं कहा जा सकता, इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्होंने न्याय नहीं किया समग्र पिछड़े समाज के साथ में। उन्होंने पिछड़े समाज के एक हिस्से के हितों का ख्याल रखा, दूसरे हिस्से के हितों को ध्यान दिलाने के बावजूद भी, असहमति व्यक्त होने के बावजूद भी सायास और जिद करके नजरअंदाज कर दिया। अभी 2 तरह की घटनाएँ एक साथ हुई। एक तो ये रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट का सबमिट होना राष्ट्रपति के पास, और दूसरा ये कि पटना उच्च न्यायालय ने जातिगत जो जनगणना थी उसको उसने स्वीकृति प्रदान की। तो ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट के रूप में एक ऐसा हथियार मिल गया है कि वो जातीय जनगणना के प्रभाव को दूर कर सकती है। तो क्या इसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि दोनों एक-दूसरे को बैलेंस करेंगे? देखिए, मेरी तो पुरानी मान्यता है, जिसको मैं नई परख के मंच पे भी कह चुका हूं, कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जातिगत जनगणना के जिन लाभों की कल्पना की जा रही है कि उसको पिछड़े वर्ग की राजनीति करने वाली पार्टियां और नेताओं को कोई विशेष किस्म का उससे लाभ हो जाएगा, वो मैं नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी ने वो लाभ उन्हें ना मिले इसका इंतजाम पहले से कर दिया है। रोहिणी कमीशन के जरिए तो भाजपा गैर प्रभुत्वशाली पिछड़ी जातियां जो हैं, उनमें अपने समर्थन आधार को और भी ज्यादा पुख्ता करना चाहती है। वो उसको अपने स्थायी मतदाता मंडल में बदल देना चाहती है। भाजपा ये करना चाहती। अभी तक क्या है कि जो कमजोर पिछड़ी जातियां हैं वो भाजपा के साथ सौदेबाजी करती हैं, तो वो भाजपा में आती जाती रहती हैं। जैसे ओम प्रकाश राजभर पहले भाजपा में शामिल हुए, फिर अलग हो गए और फिर भाजपा के साथ आ गए।
तो ये एक प्रक्रिया जारी रहती है। अब निषाद पार्टी वाले जो है वो पहले भाजपा के बाहर थे, वो अखिलेश के साथ थे, फिर वो भाजपा में आ गए, अभी भी भाजपा। तो ये प्रक्रिया जो है वो होती रहती आ रही है। तो भाजपा ये चाहती है कि रोहिणी कमीशन के जरिए इन समुदायों के बीच में उसकी सीधी पैठ हो, इन नेताओं के जरिए पैठ ना हो। तो वो कहेगी देखिए हमने आपको ये सब रिजर्वेशन दिलाया, और फिर इन इन जातियों का एक राजनीतिक जो भाजपा की विचारधारात्मक राजनीति है, हिंदुत्ववादी राजनीति है, उसमें इन जातियों के नेताओं और इन समुदायों के राजनीतिकृत लोगों को दीक्षित किए जाने का अभियान चलेगा। इसके पीछे एक दूरगामी योजना है, एक ऐसी दूरगामी योजना है जिसके लाभ जो बहुत ज्यादा दूरगामी भी नहीं है। मेरा मानना है कि 4-5 रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लागू होते ही 3-4 साल के अंदर ही अंदर भाजपा को इसके राजनीतिक फलितार्थ मिलने शुरू हो जाएंगे। एक चीज़ और हम देखते हैं कि जो इंडिया गठबंधन है, उसके पास लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, स्टालिन और जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, उसके जैसे मजबूत पिछड़े वर्ग के नेता हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि क्या इंडिया गठबंधन भी पिछड़े वर्ग की वोटों की बहुत ज़बरदस्त तरीके से दावेदारी कर रहा है और उस पे राजनीति पे देखिए असर डाल सकते हैं? आपका जो वक्तव्य है वो कैटेगरी कंफ्यूजन का शिकार है। और ये केवल आपकी समस्या नहीं है, ये हम सब लोगों की समस्या है। आप कह रहे हैं कि ये लोग पिछड़े वर्ग के नेता हैं। ये कुछ 2017 से पहले मैं भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता था। मैं इस मान लो अखिलेश यादव है, क्या अखिलेश यादव पिछड़े वर्ग के नेता हैं या अखिलेश यादव यादव जाति के नेता हैं? तेजस्वी यादव क्या पिछड़े वर्ग के नेता हैं या यादव जाति के नेता हैं? या दक्षिण भारत के नेताओं को देखिए तो वो अपने अपने इलाके की जो प्रभुत्वशाली जातियां हैं, उन दबदबे वाली जातियां हैं, उनके नेता हैं। अब सवाल यह है कि इन नेताओं के सामने चुनौती होती है कि ये समग्र पिछड़े वर्ग के नेता कैसे बने। एक जमाने में तो सामाजिक न्याय के नाम पे सारी पिछड़ी जातियां इनको वोट दे दिया करती थी इस उम्मीद में कि कुछ लाभ उनको भी मिलेंगे। जब वो लंबे अरसे तक वो लाभ 20-22 साल तक नहीं मिले तो फिर उन्होंने एक तरह का राजनीतिक विद्रोह किया, अपनी पार्टियां बना ली, इनके साथ सौदेबाजी करने लगी। इनके साथ सौदेबाजी नहीं पटी तो वो भाजपा ऐसी पार्टियों के साथ सौदेबाजी करने लगी। अब होड़ इस बात की है कि ये जो अपने आप को पिछड़ी जाति का नेता कहते हैं, ये वास्तव में पिछड़ी जाति का नेता बन के दिखाएं। भाजपा जो अपने आप को पिछड़ी जातियों का खैरख्वाह कहती है, वो भाजपा ये साबित करना चाहती है कि हम आपके इतने बड़े खैरख्वाह हैं कि हम आपको देखिए इनसे रिजर्वेशन छीन के आपको दे रहे हैं। तो अब तो होड़ इस बात की होगी। अब सवाल ये है, अब जो नजारा सामने आएगा कि अति पिछड़ी जातियों को कैसे अपने मतदाता आधार में शामिल किया जाए, ये सबके सामने चुनौती है। अगर रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट मान ली गई और उसको लागू करने की प्रक्रियाएं शुरू हो गई, तब फिर ये चुनौती सबके सामने होगी। अभी देखिए 2022 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ, तो अखिलेश ने बहुत ही खूबी के साथ में कुशलता दिखाते हुए दूसरी जो पिछड़ी जातियों के नेता थे उन सबके साथ में उन्होंने एक गठजोड़ बनाया और पिछड़ी जातियों की एकता का एक गुलदस्ता तैयार किया और भाजपा को बहुत सारे पिछड़ी जातियों के वोट मिलने से रोक दिए। अखिलेश को जो सफलता प्राप्त हुई वो पिछड़ी जातियों की गोलबंदी के कारण और मुस्लिम वोटों की गोलबंदी के कारण सफलता प्राप्त हुई। ये भाजपा ने खास तौर से देखा। प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई उनकी जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में भी ये कहा गया कि पिछड़ी जातियों ने जितने वोट हमें दिए मिलते थे वो नहीं मिले इस बार। तो इसी रोहिणी कमीशन तो बहुत दिन से चल रहा है, तो इसकी रिपोर्ट आई नहीं पा रही थी, लटकी आ रही थी। तो भाजपा ने कोशिश की है कि भाई रिपोर्ट फटाफट लाओ, इसको सबमिट करो रिपोर्ट को, ताकि उस रिपोर्ट को हम लागू कर सकें। और ये जो समस्या है कि जो कमजोर जातियां हैं वो हमें कभी समर्थन करती हैं और कभी अखिलेश के साथ चली जाती हैं, कभी बिहार में हमारे साथ रहती हैं, कभी हमारे खिलाफ हो जाती हैं। तो इसको किस तरीके से स्थायी रूप से अपने मतदाता आधार में बदला जाए, ये रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट के जरिए भाजपा करना चाहती है। ठीक ऐसी ही चुनौती उन नेताओं की भी है जो दरअसल मजबूत और दबदबे वाली जातियों के नेता हैं। उनको भी इन जातियों को अपनी ओर खींचने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। आखिर में एक सवाल जो कि मैं कई दिनों से कई न्यूज़ पोर्टल्स पे देख रहा हूँ, वो ये है कि शायद नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। ये अफ़वाह के रूप में ही है, लेकिन क्या अगर ऐसा होता है, तो यादव जाति और वहाँ की कुर्मी जाति और मुस्लिम मिलकर एक ऐसा गठजोड़ बन सकता है, जो कि भाजपा के सामने चुनौती पेश करे? देखिए, नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे, उनको कामयाबी तब प्राप्त होगी जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठजोड़ हो जाए। अगर वो गठजोड़ वहां पे नहीं हुआ तो नीतीश कुमार को वहां उस तरीके से कामयाबी नहीं प्राप्त होगी। नीतीश कुमार को क्या, किसी को भी उतनी कामयाबी नहीं प्राप्त होगी जिसकी अपेक्षा की जा रही है। इन तीनों पार्टियों के अंदर उत्तर प्रदेश के स्तर पर क्यों जरूरी ये है कि मायावती को इंडिया में लाया जाए, और मायावती के इंडिया में लाने का मतलब ही ये होगा कि इन तीनों पार्टियों का उत्तर प्रदेश में एक चुनावी गठजोड़ होना, और ये लोकसभा चुनाव के 5-6 महीने पहले होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोकसभा चुनाव जब बिल्कुल सिर पे खड़ा होगा उस वक्त होगा। तो अभी अगर होगा तो फिर बहुत एक बड़ी राजनीति बनेगी उत्तर प्रदेश में। एक ऐसी राजनीति बनेगी जो कि 1993 की याद दिला देगी, जब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी के गठजोड़ ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त करने से रोक दिया था। तो वो बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार के वहां पे पाने से, देखिए बिहार के कुर्मी अलग हैं, उत्तर प्रदेश के कुर्मी अलग हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि मध्य प्रदेश के लोधी अलग हैं, उत्तर प्रदेश के लोधी अलग हैं, बिहार के यादव अलग हैं, उत्तर प्रदेश के यादव अलग हैं। लालू यादव को उत्तर प्रदेश के यादवों ने कभी नेता नहीं माना। मुलायम सिंह को बिहार के यादवों ने कभी नेता नहीं माना। कल्याण सिंह को मध्य प्रदेश के लोधियों ने कभी नेता नहीं माना। उमा भारती को उत्तर प्रदेश के लोधियों ने कभी नेता नहीं माना। तो ये सब बिल्कुल अलग अलग। नीतीश कुमार बिहार के कुर्मियों के नेता है, उत्तर प्रदेश के कुर्मियों में अपना दल का प्रभाव है और दूसरे कुछ प्रभाव है। तो वो अपना दल भाजपा के साथ में है, अभी से नहीं, लंबे अरसे से भाजपा के साथ में है, और वो पिछड़ी जातियों में मजबूत और संपन्न पिछड़ी जातियों में भाजपा की प्रमुख शक्ति है। अमित शाह ने अभी हाल ही के वक्तव्य में कहा था कि अपना दल के हमारे साथ आने से हम सपा बसपा शासन का अंत कर पाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपना दल का और भाजपा के गठजोड़ का कितना महत्व है उत्तर प्रदेश में। अगर आपको इस प्रकार के भाजपाई गठजोड़ों को, अब राजभर भी उसके साथ जुड़ गए हैं, निषाद पार्टी पहले से उनके साथ जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश में। अगर आप भाजपा का जो शक्तिशाली सामाजिक गठजोड़ है, एक सोशल कोलिशन है उत्तर प्रदेश में, अगर सोशल कोलिशन का वास्तव में मुकाबला करना चाहते हैं तो इन तीन पार्टियों को साथ में आना होगा। अगर तीन पार्टियां साथ में नहीं आई तो भाजपा अगले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से 60 सीटें कम से कम जीतेगी। जी, और ये आज की बातचीत को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज की बातचीत में जो आपने एक बात कही जो मुझे काफ़ी महत्वपूर्ण लगी, कि जो गैर भाजपा दलों के पिछड़े जातियों के नेता हैं, उन्हें वास्तव में खुद को ये साबित करना होगा कि वो सही मायनों में सारी पिछड़ी जातियों के नेता हैं। या तो अगर वो ऐसा साबित करें या फिर कुछ जातियों के नेता ही बने रहें, और शायद ऐसी स्थिति में उन्हें भाजपा को चुनौती देने में काफ़ी मुश्किल होगी। तो इस बात के साथ आज के नई राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम के अगले अंक में आपसे मिलेंगे और राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े हुए अन्य मसलों पर बातचीत करेंगे। अभय सर, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।